हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए कपिल गर्ग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए इंटर डायरेक्ट टैक्स रिवीजन सीरीज का थर्ड लेक्चर विच इज ऑन द टॉपिक ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम कहने का मतलब क्या होता है? इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम आर कॉल्ड एग्जेम्प्ट इनकम। आई होप कि आपने हमारी लास्ट 2 रिविजनरी वीडियोस देख ली होंगी। हमारा फर्स्ट रिविजनरी वीडियो था ऑन द टॉपिक ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स एंड हमारी सेकेंडरी रिविजनरी वीडियो थी ऑन द टॉपिक ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर आपने अभी तक हमारी ये दोनों रिविजनरी वीडियोस नहीं देखी सो प्लीज आप इन दोनों रिविजनरी वीडियोस को भी देख लीजिए, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट विद मी। तो हमारा आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है एग्जेम्प्ट इनकम विच मीन्स इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। तो एग्जेम्प्ट इनकम्स 2 टाइप की होती हैं, या तो वो फुली एग्जेम्प्ट इनकम हो सकती है या तो वो पार्टली एग्जेम्प्ट इनकम हो सकती है। तो अब वो फुली एग्जेम्प्ट इनकम है या पार्टली एग्जेम्प्ट इनकम है, हम सभी इनकम्स को इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जेम्प्ट इनकम्स हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे एंड बाकी की कुछ एग्जेम्प्ट इनकम्स हम रेलिवेंट चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, लाइक इन द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो भी उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड एग्जेम्प्ट इनकम होगी हम उसे उस चैप्टर के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो एग्जम्पशन कहने का मतलब क्या होता है? एग्जम्पशन मींस एग्जेम्प्ट इनकम कहने का मतलब होता है कि इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम इज नॉन एज एग्जेम्प्ट इनकम। बट डिडक्शन कहने का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी इनकम में से आपको डिडक्शन मिलनी है तो वो इनकम पहले आपकी टोटल इनकम के अंदर ऐड होती है, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट बनती है एंड देन ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन मिलती है, फिर आपकी आती है निकलकर टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम। बट एग्जेम्प्ट इनकम के केस में वो कभी भी टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं होती, मतलब उसे कोई बाद में लेस करने का मतलब नहीं, वो कभी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड ही नहीं होती। ओके, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, द इनकम्स विच आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 विल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम। हाउएवर ऑन द अदर हैंड डिडक्शन incomes from which deductions are allowable under chapter 6A will first be included in the gross total income and then the deductions will be allowed from the GTI। ठीक है, तो डिडक्शन वाली इनकम के लिए पहले वो GTI का पार्ट बनती है एंड देन GTI में से डिडक्शन लेस होकर टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम निकलती है, बट एग्जेम्प्ट इनकम कभी भी इनकम का पार्ट ही नहीं होती। अब इस चैप्टर के अंदर हम कुछ एग्जेम्प्ट इनकम्स को डिस्कस करेंगे एंड बाकी की जो रेलिवेंट एग्जाम्पशंस हैं वो हम रेलिवेंट चैप्टर्स के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो अब कौन सी एग्जेम्प्ट इनकम हम किस चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट बनाकर दे रखी है आईसीआई ने। आप एक बार इस लिस्ट को ओनली फॉर योर रेफरेंस से रीड कर सकते हैं। बाकी हम जब इन पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जाएंगे तो हम सभी एग्जेम्प्ट इनकम को इन डेप्थ वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नाउ यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो एग्जेम्प्ट इनकम गवर्न होता है बाय सेक्शन 10। अब उसकी हमारा सेक्शन 10 के अंदर क्लॉज नंबर 1 बताता है एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। तो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट इनकम क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो द रीजन फॉर टोटल एग्जाम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द स्कोप ऑफ सेंट्रल इनकम टैक्स इज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो पावर टू लेवी अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है टू लेवी द टैक्सेस ऑन द इनकम ऑफ द एसएससी अंडर यूनियन लिस्ट एंड एंट्री नंबर 82, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है टू लेवी टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चर इनकम। दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर इनकम इज एन एग्जेम्प्ट इनकम। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर इनकम। सो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1A। सो एग्रीकल्चर इनकम में अराइज इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। तो इस 3 तरीके से में किसी भी एक तरीके से जो भी इनकम आती है हम उसे बोलेंगे कि वो एग्रीकल्चर इनकम है। तो क्या 3 तरीके हैं यहाँ पर? इट मे बी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। यहाँ पर आपको याद रखना है कि केवल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया से रिसीव होने वाला रेंट और एग्रीकल्चर इनकम, इसे ही एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपकी लैंड कोई दूसरी कंट्री में है लाइक बांग्लादेश या श्रीलंका या किसी और भी कंट्री में, तो वहां से होने वाली जो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी वो इंडिया के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं है। केवल जो लैंड सिचुएटेड इन इंडिया से होने वाली एग्रीकल्चर इनकम है वही एग्जेम्प्ट है इंडिया के अंदर एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ठीक है, सेकंड हमारा आता है इट मे बी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। अगर मान लीजिए आप उस लैंड के ऊपर कोई एग्रीकल्चर करते हैं उससे होने वाली इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोसेस करते हैं जो कि जरूरी है प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर जाने के लिए, तो उस प्रोसेस से होने वाली इनकम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। एंड थर्ड वन कि अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल कर देते हैं, of such sale of such agriculture produce raised or received by him
तो जब उससे सेल करने से जो आपको इनकम होगी वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। एंड यहाँ पे हमारा थर्ड एंड लास्ट पॉइंट आता है कि एग्रीकल्चर इनकम में बी ड्राइव्ड फ्रॉम फार्म बिल्डिंग रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन। मान लीजिए आपकी कोई फार्म हाउस वगैरह है, उससे होने वाली जो इनकम है अगर वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए है तो उससे होने वाली इनकम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। अब यहाँ पे रेंट को लेकर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, द रेंट रिसीव्ड बाय द ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम द सब टेनेंट वुड ऑल्सो बी एग्रीकल्चर इनकम सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस मेंशन्ड अबव वुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मिस्टर ए है एंड यहाँ पे एक मिस्टर बी है एंड ये एक मिस्टर सी है। तो मिस्टर ए ने अपनी लैंड मिस्टर बी को दी एंड मिस्टर बी ने वो लैंड मिस्टर सी को सब लीज कर दी। तो यहाँ पे इन्होंने लीज करा इसे एंड यहाँ पे इन्होंने इसे सब लीज कर दिया। ठीक है, अब ये एक एग्रीकल्चर लैंड थी। अब यहाँ पे जो मिस्टर सी मिस्टर बी को रेंट देंगे तो वो मिस्टर बी के लिए एग्रीकल्चर इनकम है, एंड जो मिस्टर बी मिस्टर ए को रेंट देंगे तो वो मिस्टर ए के लिए भी एग्रीकल्चर इनकम बोला जाएगा। ठीक है, तो ये यही पॉइंट यही बात समझाना चाहता है। अब इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड बाय एग्रीकल्चर, हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि अगर हम उस लैंड से एग्रीकल्चर करके इनकम ड्राइव करते हैं तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम बोला जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। तो एग्रीकल्चर मीन्स टिलिंग ऑफ द लैंड, सोइंग ऑफ द सीड्स एंड सिमिलर ऑपरेशंस। तो मतलब जो हम खेत की जुताई करते हैं उसके अंदर बीज वगैरह बोते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी हम कोई और ऑपरेशंस करते हैं तो वो एग्रीकल्चर बोला जाएगा। इट इन्वॉल्व्स बेसिक ऑपरेशन एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक ऑपरेशन? तो बेसिक ऑपरेशन कहने का मतलब होता है कि जो ऑपरेशंस जरूरी होते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड, एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ इफेक्टिवली रेजिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड एंड आर द बेसिक ऑपरेशंस। तो हम इन्हें बोलते हैं बेसिक ऑपरेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिक्वेंट ऑपरेशन? जो बेसिक ऑपरेशन के बाद जो ऑपरेशंस करे जाते हैं उन्हें हम सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस बोलते हैं। एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन से को भी हम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन बोलेंगे अगर वो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द बेसिक ऑपरेशन है। ठीक है, ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड आफ्टर द प्रोड्यूस स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड, वेडिंग, डिगिंग एक्सेट्रा आर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। These subsequent operations would be agriculture operation only when taken in conjunction with and as a continuation of the basic operation। ठीक है, अगर ये बेसिक ऑपरेशन के कंजक्शन और कंटिन्यूएशन में होते हैं तो ही हम इसे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन बोलेंगे, अदरवाइज हम इसे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे अब हमारा एक क्वेश्चन आता है, वेदर इनकम फ्रॉम नर्सरी कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम। तो नर्सरी की इनकम क्या होती है कि मान लीजिए कोई सैपलिंग्स उगाकर आप उसे सेल कर देते हैं, पौधे वगैरह उगाकर आप उसे बेचते हैं तो उसे बोलते हैं नर्सरी की इनकम। तो नर्सरी की इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम बोला जाता है। अब यहाँ पे हमारा सेकंड आता है, इनकम फ्रॉम प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोसेस करते हैं ऑन द प्रोड्यूस टू मेक इट फिट टू टेकन टू द मार्केट तो उससे होने वाली जो इनकम है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनेगी। द इनकम फ्रॉम द प्रोसेस एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट वुड बी एग्रीकल्चर इनकम। हाउएवर इट मस्ट बी अ प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ द रेंट इन द काइंड एंड प्रोसेस मस्ट बी अप्लाइड टू मेक द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। ठीक है, तो मतलब ये आपका केवल इस टाइप का प्रोसेस होना चाहिए कि जो कि आपके प्रोड्यूस को बनाता है इस लायक कि वो मार्केट के अंदर बिक सके। अगर मान लीजिए आप उस पर कोई मार्केटिंग या कोई और किसी तरीके की प्रोसेस कर देते हैं तो फिर उस प्रोसेस से होने वाली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। द प्रोड्यूस मस्ट रिटेन इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर इन स्पाइट ऑफ द प्रोसेसिंग अनलेस देयर इज नो मार्केट फॉर सेलिंग इट इन दैट कंडीशन। तो यानी कि प्रोसेसिंग के बाद भी जो आपका फाइनल प्रोड्यूस आएगा वो अपने सेम कैरेक्टर के अंदर ही होना चाहिए अनलेस कि वो उस कैरेक्टर में बिक नहीं पाए। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई पोटैटो है तो आपने पोटैटो उगाया तो वो पोटैटो आपने उस पर जो प्रोसेसिंग वगैरह करी उसे पोटैटो बनाने तक की तो उस प्रोसेसिंग पे होने वाली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। बट अगर मान लीजिए आपने पोटैटो से कोई और प्रोडक्ट बना दिया तो उससे होने वाली जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अगर आप उसके ऊपर कोई और प्रोसेस परफॉर्म कर देते हैं एंड देन आप उसे सेल करेंगे तो फिर उसमें दो टाइप की इनकम हो जाती है। उसका एक पार्ट एग्रीकल्चर इनकम होगा एंड सेकेंड पार्ट उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन होगा। ठीक है, however if marketing process is performed on a produce which can be sold in its raw form like potato, income derived therefrom is partly agriculture income and partly business income। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्ट्स हो जाएंगे उसके। अब सेल ऑफ सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द मार्केट, अगर आप उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो आपने यहाँ पे ग्रो करा था उसे मार्केट में सेल करते हैं एज इट इज उसकी रॉ फॉर्म के अंदर तो उससे होने वाली इनकम को भी हम एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। अब यहाँ पे अपॉर्शनमेंट ऑफ द इनकम बिटवीन बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। अब जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे अभी बताया था कि अगर मान लीजिए आप उसके ऊपर कोई मार्केटिंग प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, लाइक आपने पोटैटो से उसे चिप्स बना देते हैं या कुछ और कर देते हैं, टमाटो से सॉस बना देते हैं, तो इस टाइप की जो भी आप प्रोसेसिंग कर देते हैं तो उसके बाद अब उसमें दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक उसमें एग्रीकल्चर इनकम होता है एंड अदर वन इज बिजनेस इनकम। तो उसके अपॉर्शनमेंट के लिए यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल है रूल नंबर 7।
इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये बात करता है एनी प्रोडक्ट की, लाइक आपने टोमेटो से सॉस बना दिया, तो उसके लिए द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस which has been raised by the assessee or received by him as rent in kind and which has been utilized as raw material, यानी कि यहाँ पे हम टोमेटो एग्जांपल में ले लेते हैं टोमेटो, इन सच बिजनेस और द सेल रिसिप्ट्स ऑफ विच आर इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस शैल बी डिडक्टेड। तो ठीक है, अब मान लीजिए आपने यहाँ पे सॉस बनाकर बेच दी टोमेटो सॉस, तो अब जो सॉस बनाकर आपने बेची, तो जो वो सॉस आपने बेची उसमें से हम लेस कर देंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द टोमेटो, एंड उसके अलावा कोई और एक्सपेंस यहाँ पे डिडक्ट नहीं होंगे। अब मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी? अगर मान लीजिए आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट इधर इन इट्स रॉ स्टेज और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑर्डिनरी प्रोसेस, लाइक टोमेटो है आपका, तो हम टोमेटो के ऊपर अपना कोई मतलब वो रो फॉर्म में बिकता है मार्केट में, उस पर जो भी अपने प्रोसेस वगैरह मतलब कहते हैं फार्मर्स लोग, एंड उसके बाद वो रो फॉर्म में मार्केट में बिकता है, तो द वैल्यू कैलकुलेटेड एट द एवरेज प्राइस एट विच इट हैज बीन सो सोल्ड ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर विल बी द मार्केट वैल्यू। तो यानी कि वो जो उस पर्टिकुलर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर वो जिस भी मार्केट वैल्यू पे बिक रहा था, मतलब एवरेज प्राइस पे बिक रहा था, तो वो एवरेज प्राइस हम उसका मार्केट वैल्यू मान लेंगे। बट अगर मान लीजिए आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इस टाइप का है कि वो मार्केट के अंदर उसकी रॉ फॉर्म के अंदर बिकता ही नहीं, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा हमें? तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू निकालने के लिए ये तरीका फॉलो करना होगा हमें। तो हमें इसमें सबसे पहले हम उसके 3 कंपोनेंट होंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, मान लीजिए उसे कल्टीवेट करने में 100 रुपये का एक्सपेंस आया, तो वो उसमें प्लस करेंगे हम लैंड रेवेन्यू और रेंट पेड फॉर द एरिया इन विच इट वाज ग्रोन। मान लीजिए आपने उसे ग्रो करने के लिए कोई लैंड वगैरह ले रखी थी एंड आपने उस पर 50 रुपीज़ का रेंट पे करा, तो उसे प्लस कर देंगे, एंड प्लस एनी रीजनेबल प्रॉफिट एज डीम्ड फिट बाय द एओ। तो जो भी असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि एक रीजनेबल प्रॉफिट इसके ऊपर होना चाहिए था, तो वो प्लस कर देंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 25 प्लस कर लेते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है हमारी 175। तो 175 को हम मानेंगे कि ये मार्केट वैल्यू है उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, और उसे हम लेस कर देंगे, यानी कि टोमेटो की वैल्यू 175 मान के हम उसे सॉस की वैल्यू में से लेस कर देंगे। तो अब जो सॉस की वैल्यू में से टोमेटो की वैल्यू हमने लेस करी, तो जो बाकी बचेगा वो हमारा होगा बिजनेस इनकम, एंड जो टोमेटो की वैल्यू थी वो हमारा एग्रीकल्चर इनकम। तो ये आप एक बार इलस्ट्रेशन करके देख लेना, इससे आपको समझ आ जाएगा। अब हमारा सेकंड रूल आता है, रूल नंबर 7A। रूल नंबर 7A किसके लिए बात करता है? इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। तो ये रबर की बात करता है। अब इसके हम ये नीचे इसका पढ़ेंगे कि कितने, ये परसेंटेज बेसिस पे होता है कि इसका 1% एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाता है और इसका बाकी रिमेनिंग परसेंटेज को हम बिजनेस इनकम मान लेंगे। हमारा रूल नंबर 7 भी होता है। 7 भी बात करता है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, एंड हमारा रूल नंबर 8 होता है जो कि बात करता है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। तो अब इसमें कितने कितने परसेंट एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, कितना परसेंट इसमें बिजनेस इनकम माना जाता है, तो वो इस टेबल से आप समझिए। तो 7A इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन बाय द सेलर इन इंडिया। तो इसके अंदर 65% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ से 100 रुपये कमाते हैं अगर, तो 65 रुपीज़ तो माना जाएगा कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, एंड 35 रुपीज़ माना जाएगा कि आपकी बिजनेस इनकम है। तो 65-35 आपको परसेंटेज याद रखना है। अब मान लीजिए इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी, तो इसके अंदर 2 कंपोनेंट आते हैं कि अगर मान लीजिए आप कॉफी को केवल ग्रो करते हैं एंड क्योर करते हैं, तो उसके लिए आपकी इनकम मानी जाएगी 75% एग्रीकल्चर इनकम एंड रिमेनिंग 25% बिजनेस इनकम। बट अगर आप कॉफी को ग्रो करते हैं, क्योर करते हैं, रोस्ट करते हैं एंड ग्राउंडेड करते हैं, मतलब ये उसमें 2 नए वर्ड आप यहाँ पे एडिशनल काम करते हैं, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय द सेलर इन इंडिया, तो 60% मानी जाएगी एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% आपकी मानी जाएगी बिजनेस इनकम। ओके, तो रूल 8 बात करता है टी से होने वाली इनकम के लिए। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सेलर इन इंडिया, तो इस केस में 60% हम मानते हैं एग्रीकल्चर इनकम एंड रिमेनिंग 40% विल बी डीम्ड टू बी बिजनेस इनकम। ओके, सो ये सभी परसेंटेज आपको एक बार याद करनी होंगी एंड आप इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए। 65-35, 75-25, 60-40, 60-40 इन द केस ऑफ रबर, कॉफी एंड टी रेस्पेक्टिवली। नाउ इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, अगर मान लीजिए कोई फार्म बिल्डिंग है विच इज ऑक्यूपाइड बाय द रिसीवर ऑफ द रेंट और ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर एंड दैट विल बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ ड्वेलिंग और स्टोरेज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो उससे होने वाली जो इनकम है उस इनकम को भी हम मानेंगे एग्रीकल्चर इनकम। बट मान लीजिए अगर आपने फार्म हाउस को लेट आउट कर दिया एंड आप उससे कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम यानी कि रेंट की इनकम कमाते हैं, या हम उस पर कोई बिजनेस ऑफ प्रोफेशन करके उसकी इनकम कमाते हैं, तो उसे एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। इनकम फ्रॉम सच फार्म बिल्डिंग वुड बी एग्रीकल्चर इनकम ओनली इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो कौन सी 2 कंडीशंस हैं? तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो आपका ये फार्म होना चाहिए, ये या तो होना चाहिए आपकी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर, या होना चाहिए इन द विजिनिटी ऑफ दैट लैंड, ठीक है, मतलब उससे दूर नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड, ये जो आपका फार्म है ये यूज होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ ड्वेलिंग और फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। द बिल्डिंग शुड बी ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड एंड
द रिसीवर ऑफ द रेंट और रेवेन्यू और द कल्टिवेटर ऑफ द रिसीवर ऑफ द रेंट इन काइंड शुड बाय रीजन ऑफ हिज कनेक्शन विथ सच लैंड रिक्वायर इट एज अ ड्वेलिंग हाउस और एज स्टोर हाउस। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी दो पर्पज से यूज करते हैं, ओनली इन दैट सिचुएशन इट वुड बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। इन एडिशन टू द अबव कंडीशंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड। तो ऊपर की दो कंडीशन के साथ आपको नीचे की कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। एंड ये नीचे की कंडीशन क्या बताती है? ये कंडीशन बताती है कि लैंड शुड बी रूरल लैंड, यानी कि वो अर्बन लैंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये रूरल लैंड होनी चाहिए, अर्बन लैंड नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें इस नीचे के दो कंडीशंस में पता चलेगा कि रूरल लैंड कौन सी होती है। तो रूरल लैंड कौन सी होती है? द लैंड शुड इधर बी असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और भी सब्जेक्ट टू लोकल रेट असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट एज सच। तो अगर ये लैंड है तो उसे रूरल लैंड बोलते हैं। एंड सेकंड सिचुएशन, वेयर द लैंड इज नॉट सो असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और इज नॉट सब्जेक्ट टू लोकल रेट बट it should not be situated in any area as comprised within the jurisdiction of a municipality or cantonment board which has a population not less than 10,000। यानी कि अगर मान लीजिए कोई लैंड है आपकी एंड वो सिचुएटेड है इन द जुरिडिक्शन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी जिसकी पॉपुलेशन है ग्रेटर देन 10,000, तो हम उस लैंड को बोलते हैं अर्बन लैंड। ठीक है, अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10,000 है एंड उसकी जुरिडिक्शन के अंदर वो लोकेटेड है तो उसे बोलते हैं अर्बन लैंड। तो रूरल लैंड होने के लिए यहाँ की पॉपुलेशन होनी चाहिए लेस देन 10,000, मतलब लैंड शुड बी सिचुएटेड इन द जुरिडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10,000। एंड अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं होता एंड अगर मान लीजिए पॉपुलेशन है किसी म्यूनिसिपैलिटी की ग्रेटर देन 10,000 बट लेस देन 1 लाख, तो उसके 2 किलोमीटर के एरिया तक की, 2 किलोमीटर कैसे? एरियली डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस कहने का मतलब हवा से, जैसे चिड़िया की तरह अगर हम इसे नापें तो अगर उसकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10,000 है बट लेस देन 1 लाख है तो उसके 2 किलोमीटर तक का एरिया अर्बन लैंड बोला जाता है, यानी कि बियॉन्ड 2 किलोमीटर को हम बोलेंगे रूरल लैंड। ठीक है, एंड इन केस अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 लाख है बट लेस देन 10 लाख, इन दैट सिचुएशन 6 किलोमीटर तक के एरिया को अर्बन लैंड बोलते हैं एंड बियॉन्ड दैट रूरल लैंड होता है। एंड इन केस अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख है तो उसके 8 किलोमीटर तक के एरिया को हम अर्बन लैंड बोलते हैं। एंड अगर वो आपकी लैंड विद इन 8 किलोमीटर फॉल करती है तो हम उसे बोलते हैं अर्बन लैंड, एंड अगर वो बियॉन्ड 8 किलोमीटर फॉल करती है तो हम उसे बोलते हैं रूरल लैंड। ओके, सो यहाँ पे अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन 9,000 थी म्यूनिसिपैलिटी की, तो म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 से कम थी, तो यानी कि ये तो डायरेक्टली रूरल लैंड है, तो इससे होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी। अब यहाँ सेकंड एग्जांपल की म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन थी 12,000, यानी कि 10,000 से ज़्यादा बट 1 लाख से कम, तो अगर उसकी विद इन द 2 किलोमीटर के एरिया में कोई लैंड है तो वो अर्बन लैंड होगी, एंड बियॉन्ड 2 किलोमीटर लैंड है तो वो रूरल लैंड होगी। एंड यहाँ पे आपकी लैंड कितनी दूरी पर है? 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, तो यानी कि ये अर्बन लैंड है, तो इससे होने वाली इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। नो। अब आपकी थर्ड कंडीशन की टोटल पॉपुलेशन है म्यूनिसिपैलिटी की 11 लाख एंड आपकी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, तो 11 लाख यानी कि 10 लाख से ज़्यादा है, तो 10 इस केस में 8 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर जो भी लैंड होगी वो अर्बन लैंड होगी एंड बियॉन्ड 8 किलोमीटर रूरल लैंड होगी। एंड आपकी लैंड सिचुएटेड है 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, तो यानी कि ये अर्बन लैंड है, तो इससे होने वाली आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। तो इसी टाइप से आप एक बार ये सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वुड इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया भी एग्रीकल्चर इनकम। तो अगर आप मान लीजिए अपनी कोई एग्रीकल्चर लैंड जो कि आपके अर्बन एरिया के अंदर सिचुएट करती है उसे सेल करते हैं तो उससे होने वाली इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोला जाता, दैट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। ओके, नेक्स्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन विद लैंड। अगर मान लीजिए कोई इनडायरेक्ट कनेक्शन है आपका लैंड से एंड फिर आपको उससे इनकम हो रही है तो वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। डायरेक्ट कनेक्शन है आपका लैंड से, उससे होने वाली इनकम को ही एग्रीकल्चर इनकम बोला जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ। एक्स वॉज द मैनेजिंग एजेंट ऑफ अ कंपनी, तो यानी कि यहाँ पे एक पर्सन था मिस्टर एक्स, वो एजेंट है एक कंपनी का एंड उसे 10% का कमीशन मिलता है ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो अब इस केस में क्या हुआ था कि यहाँ पे मिस्टर एक्स बोलते हैं कि भाई देखिए जो मेरी कंपनी है उसका एक पार्ट एग्रीकल्चर इनकम का भी है, यानी कि मान लीजिए 100 रुपये अगर वो कंपनी टोटल कमाती है तो उसमें से 10 रुपये कंपनी के एग्रीकल्चर के हैं एंड मुझे टोटल का यानी नेट प्रॉफिट 100 रुपये का मुझे 10% कमीशन मिलता है। तो अब जो मुझे कमीशन मिला तो उसके अंदर एक पार्ट मेरा एग्रीकल्चर का भी होना चाहिए एंड वो एक पार्ट जो मतलब मेरे को 100 रुपये का 10% यानी कि 10 रुपये मुझे कमीशन मिला तो उस 10 रुपये में से 10% यानी कि 1 रुपया मेरा भी एग्रीकल्चर इनकम होना चाहिए एंड वो मेरी एग्जाम्प्ट इनकम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर करा गया है कि इस टाइप से होने वाली जो आपका इनडायरेक्ट कनेक्शन ऑफ लैंड है तो उससे होने वाली इनकम को आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोला जाएगा एंड ये आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम के दायरे में नहीं आएगी, आपकी फुल्ली टैक्सेबल होगी।
बाकी सभी एग्जांपल्स, ये एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, ये एक बार आप रीड कर लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब यहाँ पे हम आता है एक कंसेप्ट हमारा पार्शियल इंटीग्रेशन। अब ये पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये पहले किस किस पे एप्लीकेबल होता है। इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। एंड ये एप्लीकेबल होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए कि पहली बात तो ये सभी पर्सन की एग्रीकल्चर इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शुड एक्सीड 5,000 रुपीज, एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो उनकी होनी चाहिए, शुड एक्सीड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। कि जैसे कि अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल बंदा है कि लेस देन 60 ईयर्स, तो उनके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख। अगर कोई सीनियर सिटीजन है दैट इज 60 to 80 ईयर्स के बीच के कोई है, तो उनकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है 3 लाख। एंड अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है ग्रेटर देन 80 ईयर्स ऑफ एज, तो उनके लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है 5 लाख रुपीज़ की। तो उनकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो उनकी रेस्पेक्टिव बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी पार्शियल इंटीग्रेशन का प्रोविजन अप्लाई होता है, अदरवाइज ये पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई होता। It may be noted that aggregation provision do not apply to company, LLP, firm and cooperative society and local authority. The object of aggregating the net agriculture income with non-agriculture income is to tax non-agriculture income at the higher rates. तो जब ये पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इससे जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है वो हायर रेट्स पे टैक्स हो जाती है। अब वो ये पार्शियल इंटीग्रेशन करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तो वो देखते हैं। तो इसका स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है एंड जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, दोनों इनकम को प्लस करके उस पर टैक्स कैलकुलेट करिए सबसे पहले। उसके बाद जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है प्लस जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, इन योर केस फॉर एग्जांपल 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख एज द केस में भी, तो उन दोनों को प्लस करके उस पर टैक्स कंप्यूट करिए। एंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, डिडक्ट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 फ्रॉम द इनकम टैक्स कैलकुलेटेड इन स्टेप 1। तो इन दोनों को आपस में जो इनका डिफरेंस है वो आपका आएगा टैक्स पेबल। अब उस पर आप सरचार्ज एप्लीकेबल होता है तो सरचार्ज लगा दीजिए, रिबेट मिलती है 87 की तो रिबेट ले लीजिए, एंड फिर आप उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दीजिए 4% का। तो जो आपकी फाइनल फिगर आएगी ये होगा आपका नेट टैक्स पेबल आफ्टर पार्शियल इंटीग्रेशन। तो ये एक बार इलस्ट्रेशन आप देख लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें दोनों तरीके से बताया गया है कि अगर 70 ईयर्स के हैं तो क्या होगा एंड अगर 45 ईयर्स के हैं तो क्या होगा। तो दोनों टाइप से आप एक बार करके देख लेंगे। अब हमारे नेक्स्ट आता है ये अमाउंट रिसीव्ड बाय मेंबर फ्रॉम द इनकम ऑफ HUF। अगर मान लीजिए कोई HUF अपनी इनकम अर्न करी तो वह HUF के हाथ में टैक्स हो जाती है, क्योंकि HUF इज अ सेपरेट पर्सन इन द इनकम टैक्स लॉ। अब जो वो HUF अपना शेयर, मतलब HUF की इनकम का जो शेयर HUF के मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो अब वो शेयर दोबारा मेंबर्स के हाथ में टैक्स नहीं होगा, अदरवाइज ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा कि पहले HUF के हाथ में टैक्स हो गया एंड अब HUF के मेंबर्स के हाथ में टैक्स हो गया। In order to prevent double taxation of one and the same income, once in the hands of HUF which earns it and again in the hands of member when it is paid out to him, Section 10(2) provides that members of a HUF do not have to pay tax in respect of any amounts received by them from the family। ठीक है, तो HUF की इनकम से जो शेयर मिलता है तो वो HUF के मेंबर्स के हाथ में टैक्स नहीं होता। बट एग्जाम्पशन केवल तब मिलेगी जब ये इनकम होनी चाहिए आउट ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली और आउट ऑफ द इनकम ऑफ इम्पार्टिएबल स्टेट बिलोंगिंग टू द फैमिली। अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर बंदे की ही वो एक स्टेट से इनकम आ रही है तो फिर वो HUF की इनकम नहीं होती, वो टैक्सेबल होगी। अगर इम्पार्टिएबल स्टेट से है तो तब उसी केस में बोला जाएगा कि HUF से इनकम आ रही है। सेम इसी पैटर्न पे अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म का जो पहले टैक्स होता है वो पार्टनरशिप फर्म वहाँ पे अपना टैक्स वगैरह पे कर देती है इनकम के ऊपर। अब जो वहाँ पे पार्टनर्स का शेयर है, जब वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है तो पार्टनर्स को जो शेयर मिला अब वो टैक्सेबल नहीं होता है इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे अब एक क्लैरिफिकेशन आया था कि मान लीजिए अगर किसी भी रीजन से पार्टनरशिप की इनकम टैक्स नहीं होती, पार्टनरशिप की इनकम निल हो जाती है, या मतलब वो कोई भी एग्जाम्पशन डिडक्शन से वो खत्म हो जाती है एंड वहाँ पे टैक्स नहीं लग पाता पार्टनरशिप को, तो क्या अब जो वो शेयर हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अब पार्टनर्स के हाथ में टैक्स कर देना चाहिए। तो उसके लिए CBDT ने क्लैरिफाई करा था, द CBDT हैज क्लैरिफाइड दैट इनकम ऑफ अ फर्म इज टू बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द फर्म ओनली। यानी कि जो फर्म की इनकम है वो केवल फर्म के हाथ में टैक्स होगी एंड द सेम कैन अंडर नो सर्कमस्टांसेस बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ इट्स पार्टनर्स, कि वो पार्टनर्स के हाथ में टैक्स नहीं हो सकती इन एनी सर्कमस्टांसेस। देयरफॉर the entire profit credited to the partners account in the firm would be exempt from tax in the hands of such partners even if the income chargeable to tax becomes nil in the hands of the firm। यानी कि अगर फर्म ने कोई टैक्स पे नहीं करा उस इनकम पे, तब भी उस इनकम से जो पार्टनर्स को शेयर डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। उससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि वो पार्टनर फर्म ने टैक्स पे करा या नहीं करा, वो केवल फर्म के हाथ में टैक्स होगी, पार्टनर्स के हाथ में टैक्स नहीं होगी। फोर्थ हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ इंडिविजुअल इन हिज NRE अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अब मान लीजिए इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन मनी स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट इन एनी बैंक इन इंडिया।
अगर किसी इंडिविजुअल का इंडिया के अंदर एनआरई अकाउंट है इन अकॉर्डेंस विद द फैमा एक्ट 1999, अगर मान लीजिए फैमा के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनआरई अकाउंट है तो उस पर जो आपको यहाँ इंटरेस्ट एक्रू होता रहेगा, तो वो इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, बस ये रेजिडेंसी है, इसे हमें चेक करना है एज पर फैमा, नॉट एज पर इनकम टैक्स। वो फैमा के रूल्स के हिसाब से रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होना चाहिए पर्सन, और पर्सन हु हैज बीन परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेंटेन सच अकाउंट। ठीक है, तो यानी कि एनआरई अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तो वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट इनकम होगा इन द केस ऑफ रेजिडेंट, मतलब जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा एज पर द फैमा एक्ट, और इन एनी अदर केस अगर पर्सन इज परमिसिबल बाय द आरबीआई टू मेंटेन सच अकाउंट, तो वो आपकी जो इंटरेस्ट इनकम होगी वो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम मानी जाएगी। In this context, it may be noted that joint holders of the NRE account do not constitute an AOP by merely having these account in joint names. ये अगर मान लीजिए ये अकाउंट कोई दो लोगों के जॉइंट नेम में है तो हम इससे ये नहीं बोलेंगे कि एओपी है, एंड ये सेक्शन का रिलीफ केवल और केवल इंडिविजुअल्स को मिलता है तो आप एओपी को ये रिलीफ नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं बोल सकते। अगर जॉइंट होल्डर्स हैं तब भी हम उन्हें इंडिविजुअल्स की तरह ही यहाँ पे असेस करेंगे एंड उन्हें ये सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। रिमेंडेशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स हु आर नॉट सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, तो अब मान लीजिए कोई रिमेंडेशन मिलती है इंडिविजुअल्स को जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या केसेस हैं। रिमेंडेशन रिसीव्ड बाय ऑफिशियल्स ऑफ एम्बेसीज एक्सेट्रा ऑफ फॉरेन स्टेट्स, तो अब जो फॉरेन स्टेट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पे जर्मनी की एम्बेसी है इंडिया के अंदर, तो अब यहाँ पे फॉरेनर जो नॉट सिटीजन, मतलब वो एम्बेसी के अंदर जो वर्क करते हैं वो जर्मनी के ही सिटीजन होंगे, बट वो यहाँ इंडिया में पूरे टाइम रहते हैं, तो इस तरीके से उनका यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद वो यहाँ पे रेजिडेंट इन इंडिया बन जाते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि उनकी इनकम को हम इंडिया के अंदर टैक्स कर देंगे, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली एग्जाम्पशन दे रखी है उनके लिए कि अगर मान लीजिए कोई भी फॉरेन एम्बेसीज के एम्प्लॉई हैं जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनकी जो यहाँ पे इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट इनकम होगी, बट इसके लिए दो कंडीशन है कि सेम जो हमारे बंदे वहाँ फॉरेन के एम्बेसी में काम कर रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी हमारे लोगों के लिए एग्जाम्पशन दे रखी हो, एंड सेकंड कि जो वो बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर कोई और बिजनेस और प्रोफेशन नहीं करते हो, केवल वो एम्बेसी के लिए ही काम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन द रिमेंडेशन रिसीव्ड बाय अवर कोरस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल और मेंबर ऑफ द स्टाफ रेजिडेंट इन सच फॉरेन कंट्री शुड बी एग्जाम्प्ट, एंड सेकंड शुड नॉट बी एंगेज्ड इन एनी अदर बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो वो कोई बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट इंडिया में ना कर रहे हो इस एम्बेसी के काम के अलावा। रिमेंडेशन रिसीव्ड फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया एज एन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस, तो मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी का बंदा इधर आता है इंडिया के अंदर एंड वो इंडिया के अंदर इनकम वगैरह अर्न करता है, तो उसकी जो इनकम है वो यहाँ पे एग्जाम्प्ट इनकम मान ली जाएगी, बट उसके लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है कि फॉरेन एंटरप्राइजेस का इंडिया के अंदर कोई बिजनेस और ट्रेड नहीं होना चाहिए, जो एम्प्लॉय का स्टे इन इंडिया है वो लेस देन 90 डेज होना चाहिए, वो मतलब 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड थर्ड द रिमेंडेशन इज नॉट लायबल टू बी डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, कि यानी कि उसकी कोई भी डिडक्शन वो इंडियन इनकम टैक्स के अंदर ना ले। सैलरी रिसीव्ड बाय अ नॉट सिटीजन नॉन रेजिडेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड इन कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट और नॉट फॉरेन शिप, अब यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है नॉन सिटीजन एंड नॉन रेजिडेंट, यानी कि वो नॉन सिटीजन भी होना चाहिए नॉन रेजिडेंट भी होना चाहिए। अगर कोई पर्सन नॉन सिटीजन एंड नॉन रेजिडेंट है एंड वो सर्विस रेंडर कर रहा है ऑन अ फॉरेन शिप, तो उसके कनेक्शन में जो उसकी इनकम मिलेगी तो वो इनकम एग्जाम्प्ट इनकम होगी, बट इसके लिए कंडीशन है कि उसका स्टे इन इंडिया शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90 डेज, मतलब 90 डेज से ज़्यादा का स्टे इन इंडिया नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। रिमेंडेशन रिसीव्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया फॉर स्पेसिफाइड ट्रेनिंग, अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज यहाँ पे फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज यहाँ पर आते हैं कोई ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए, तो वो जिस टाइम इंडिया के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे जो उन्हें इनकम वगैरह मिलेगी वो एग्जाम्प्ट इनकम मानी जाएगी। एनी रिमेंडेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉइज ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट, यानी कि वो एम्प्लॉइज होने चाहिए फॉरेन गवर्नमेंट के फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, एंड उन्हें इनकम भी उनके रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट से मिली है ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ सच रिमेंडेशन इज रिसीव्ड इन कनेक्शन विद देयर ट्रेनिंग इन एनी एस्टेब्लिशमेंट और ऑफिस और इन एनी अंडरटेकिंग ऑन बाय, यानी कि उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड उन्हें यहाँ पर इंडिया के अंदर आए हुए हैं एंड उन्हें उस टाइम पे अपनी फॉरेन गवर्नमेंट से कुछ इनकम मिलती है, तो वो इंडिया के अंदर टैक्स नहीं होगी, बट वो ट्रेनिंग किसके रिगार्डिंग आए होने चाहिए, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट या ऑफिस, या तो वो ऑफिस गवर्नमेंट का होना चाहिए या तो कोई कंपनी विच इज होली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या तो फिर वो कंपनी होनी चाहिए जो कि सब्सिडरी हो, वो सब्सिडरी होनी चाहिए जो हमने कंपनी डिस्कस करी थी अभी पॉइंट नंबर बी के अंदर, या फिर वो किसी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की ट्रेनिंग के लिए आए हो, या फिर एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट विच इज होली फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और
जॉइंटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और वन और स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर इन सब के लिए आते हैं और ट्रेनिंग सेशन के लिए, तो यहाँ पे जो उन्हें अपनी इनकम मिलेगी फॉरेन गवर्नमेंट से, तो उसके लिए यहाँ पे में उनकी इनकम एग्जेम्प्ट इनकम होगी। कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिजास्टर। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे डिजास्टर हो जाता है, कोई यहाँ पे कैलेमिटी हो जाती है, तो जैसे अभी ट्रेन हादसा हो गया था, तो अब उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई और लोकल अथॉरिटी वगैरह कोई कंपनसेशन पे करते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट इनकम होता है, उसे यहाँ पे टैक्स नहीं करा जाता है इंडिया के अंदर। और डिजास्टर कहने का मतलब क्या है? डिजास्टर मीन्स कैटास्ट्रॉफ, मिसहैपनिंग, कैलेमिटी और ग्रेव ऑकरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल, मैन मेड और बाय एक्सीडेंट और नेग्लिजेंस। इट शुड हैव द इफेक्ट ऑफ कॉजिंग, ये क्या क्या करता हो, या तो सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ और ह्यूमन, या डैमेज टू एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, या डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है। एंड इट शुड बी ऑफ सच नेचर और मैग्नीट्यूड एज टू बियॉन्ड द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द अफेक्टेड एरिया। यानी कि कोई भी मैन मेड या नेचुरल कैलेमिटी या एक्सीडेंट से हुआ कोई भी काम जिसकी वजह से ह्यूमंस को कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई सब्सटेंशियल लॉस हुआ हो लाइफ का, या ह्यूमन को सफ़र करना पड़ा हो, या लॉस हुआ हो प्रॉपर्टी का, या लॉस हुआ हो एनवायरनमेंट का, एंड जो वहाँ के लोग हैं वो ये मतलब उसका मैग्नीट्यूड इतना था कि वहाँ के लोकल पीपल उसे कॉप नहीं कर पाते, मतलब उनकी कॉपिंग कैपेसिटी से बाहर था वो, तो उसे हम बोलते हैं डिजास्टर। अब पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, हम जो आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट से आपको जो भी पेमेंट मिलती है या उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है, तो वो सब आपका एग्जेम्प्ट इनकम होता है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप, आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्कॉलरशिप मिलती है, किसी से भी मिलती है, वो सब आपकी एग्जेम्प्ट इनकम होती है। पेमेंट टू एमपी एमएलए, अब जो एमपी एमएलए को ये स्पेसिफिक पेमेंट्स यानी कि डेली अलाउंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस टू एमपी और एमएलए, ये आपकी एग्जेम्प्ट इनकम होती है। अब अवार्ड्स फॉर लिटरेसी, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक वर्क्स एंड अदर अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट से कोई भी आपको इस टाइप का अवार्ड मिलता है फॉर लिटरेरी, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक वर्क, तो वो जो अवार्ड की वैल्यू होती है वो आपकी एग्जेम्प्ट इनकम मानी जाएगी। पेंशन रिसीव्ड बाय रेसिपिएंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, अगर मान लीजिए कोई पेंशन रिसीव होती है बाय एन इंडिविजुअल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ सच इंडिविजुअल वाज एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, की वो जो इंडिविजुअल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था, एंड उसे मिला हो हैज बीन अवार्डेड परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र और सच अदर गैलेंट्री अवार्ड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। यानी कि अगर मान लीजिए किसी को ये इन तीन में से परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र में से कोई सा भी अवार्ड मिला है एंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे, तो उन्हें जो पेंशन मिलेगी तो वो पेंशन उनकी एग्जेम्प्ट इनकम होगी। अब वो पेंशन अगर उनकी डेथ हो जाती है एंड इन द केस ऑफ हिज डेथ अगर वो पेंशन उनकी फैमिली को मिलती है, तो फैमिली को मिलने वाली पेंशन भी एग्जेम्प्ट इनकम मानी जाएगी। एंड यहाँ पे फैमिली कहने का मतलब क्या है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल एंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। तो फैमिली की डेफिनेशन ये है। अब यहाँ पे सीबीडीटी ने क्लैरिफाई करा है कि अगर मान लीजिए किसी आर्मी ऑफिसर को, कोई भी नेवल या किसी भी आर्मी के ऑफिसर की कोई डिसेबिलिटी हो जाती है ड्यूरिंग देयर सर्विस, मान लीजिए वो कहीं लड़ाई वगैरह हो रही थी एंड वहाँ पे उनकी सर्विस की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है एंड उस डिसेबिलिटी की वजह से उन्हें सर्विस से निकाल दिया जाता है, तो अब उन्हें जो वहाँ पे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी वो डिसेबिलिटी पेंशन भी एग्जेम्प्ट इनकम ही होगी। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि उन्हें डिसेबिलिटी होनी चाहिए ड्यूरिंग द सर्विस एंड उस डिसेबिलिटी की वजह से ही उन्हें सर्विस से निकाल दिया होना चाहिए। अगर मान लीजिए उन्हें सर्विस से रिटायर कर दिया जाए ड्यू टू सुपर एनुएशन और एनी अदर रीजन, तो फिर उस केस में जो पेंशन मिलेगी वो यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम नहीं होगी। स्पेसिफाइड इनकम ऑफ सिक्किमीज इंडिविजुअल, यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाया गया है फॉर सिक्किमीज इंडिविजुअल। द फॉलोइंग इनकम विच एक्रू टू अराइज सिक्किमीज इंडिविजुअल वुड बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो कौन कौन सी इनकम? कि उनकी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द सिक्किम, अगर वो सिक्किम में किसी भी सोर्स से इनकम कमाते हैं तो वो उनकी एग्जेम्प्ट इनकम है। और उनकी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर वो डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कमाते हैं तो वो उनकी एग्जेम्प्ट इनकम है। बट अगर मान लीजिए कोई सिक्किमीज वुमेन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2008 मैरी मतलब शादी कर लेती है किसी नॉन सिक्किमीज मैन के साथ, तो फिर उसकी एग्जाम्पशन ये खत्म हो जाएगी, उसे फिर ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। अभी आप एक बार इलस्ट्रेशन देख लेना एंड इसी के साथ ये यहाँ पे हमारी एग्जाम्पशन सारी खत्म। तो नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। अब हमें पढ़ना है टैक्स हॉलिडे फॉर यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड इन एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर कोई यूनिट एसईजेड के अंदर स्टैब्लिश है तो उसे एक टैक्स हॉलिडे मिलता है। डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट, अब ये जो यहाँ पे सेक्शन 10AA है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इट इज नॉट एग्जेम्पशन, इट इज डिडक्शन, यानी कि इसकी इनकम पहले जीटीआई का पार्ट बनेगी एंड देन जीटीआई में से 10AA की डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन विच आर ड्राइव्ड बाय एन एसएससी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल, यानी कि केवल एक्सपोर्ट से होने वाली इनकम, एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल और थिंग और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस शैल बी अलाउड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगी इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल और गुड्स और प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस।
अब यहाँ पे कौन से एसएससीज एलिजिबल हैं? ऑल कैटेगरीज ऑफ एसएससीज आर एलिजिबल हु ड्राइव एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम एन अंडरटेकिंग बीइंग अ यूनिट एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग और प्रोविजन ऑफ सर्विस। यानी कि वो मैन्युफैक्चरिंग करते हो ऑफ आर्टिकल और थिंग, या फिर वो प्रोविजन ऑफ सर्विस करते हो, और कोई भी टाइप के एसएससी हो सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल एचएफ, बीओआई, कंपनी, फर्म, कुछ भी हो सकता है। सच एसएससी शुड बी एन एंटरप्रेन्योर रेफर टू इन सेक्शन 2A ऑफ द SEZ एक्ट, यानी कि वो एंटरप्रेन्योर होने चाहिए एज पर द डेफिनेशन specified in SEZ Act, that is a person who has been granted a letter of approval by the Development Commissioner under section 15 subsection 9 of the said act। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है एसेंशियल कंडीशंस हैं? एसेंशियल कंडीशन, इट हैज बिगन टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस आर्टिकल और थिंग और प्रोवाइड एनी सर्विस इन एनी SEZ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 6-7 और एनी सब्सिक्वेंट ईयर बट नॉट लेटर देन असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, तो उन्हें जो सर्विस है वो सर्विस उन्होंने स्टार्ट कर दी हो, या मतलब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल और गुड्स स्टार्ट कर दिया, या उन्होंने प्रोविजन ऑफ सर्विस स्टार्ट कर दियो इन द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर 2006-7 और एनी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर बट नॉट लेटर देन असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, however in case where letter of approval required to be issued in accordance with the provision of the SEZ Act 2005 has been issued on or before 31st March 2022। अगर मान लीजिए आपको जो ये अप्रूवल के लिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अगर वो लेटर ऑफ अप्रूवल इशू हो गया है 31 मार्च 2020 तक, बट आपने अभी कोई मैन्युफैक्चरिंग या प्रोविजन ऑफ सर्विस स्टार्ट नहीं करी है, एंड आपने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोविजन ऑफ सर्विस स्टार्ट कर देते हैं बाय 31 मार्च 2021 और एनी अदर डेट एज में बी स्पेसिफाइड, तो भी हम उसे मान लेंगे कि हाँ वो आपको मतलब डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल है। The assessee should furnish in the prescribed form 1 month prior to the due date for furnishing return of income under section 139(1) the report of a chartered accountant certifying that deduction has been correctly claimed। तो यहाँ पे उन्हें एक CA का सर्टिफिकेट फर्निश करना होगा 1 month बिफोर द डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1)। ठीक है, अब किस पीरियड के लिए डिडक्शन अलाउ होती है? तो डिडक्शन अलाउ होती है 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, मतलब जो भी आपके प्रॉफिट एंड गेन होते हैं उसका 100% आपका डिडक्शन अलाउ होती है फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 50% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन, एंड उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 50% ऑफ द प्रॉफिट और गेन, और द अमाउंट क्रेडिटेड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट रिजर्व विच एवर इज लोअर। ठीक है, मतलब जो भी आप अमाउंट क्रेडिट करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर, बट इट शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द प्रॉफिट और गेन। ठीक है, तो उतनी आपको डिडक्शन अलाउ होती है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। Amount of deduction under section 10AA shall be allowed from the total income of the assessee computed in accordance with the provision of the act before giving effect to provision of this section, and the deduction under section 10AA shall not exceed such total income of the assessee। यानी कि हम पहले इनकम कंप्यूट करेंगे उस assessee की कि जैसे कि अगर मान लीजिए ये वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं होते तो उसकी टोटल इनकम क्या आती, एंड फिर जो टोटल इनकम आएगी उस टोटल इनकम में से हम 100% और 50% जो भी है एज द केस में भी हम उसे डिडक्शन अलाउ कर देंगे अंडर सेक्शन 10AA। अब क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है? अब जैसे हमारे जो फर्स्ट 5 ईयर्स थे उसमें 100% विदाउट एनी कंडीशन आपका मतलब डिडक्शन मिलती है। इन नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको 50% विदाउट एनी कंडीशन डिडक्शन मिलती है, बट जो उसके नेक्स्ट 5 ईयर्स होते हैं मतलब बियॉन्ड 10 ईयर्स के बाद जो आपके 5 ईयर्स है उसके लिए आपको जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन्वेस्टमेंट रिजर्व के अंदर जो आपको अमाउंट क्रेडिट करना होता है, तो उस अमाउंट को किस टाइप से यूटिलाइज करना होता है तो वो बताया गया है सेक्शन 10AA सबसेक्शन 2 के अंदर। तो वो अमाउंट यूज हो सकता है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग मशीन और प्लांट विच इज फर्स्ट पुट टू यूज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। मतलब आपको वो जो अमाउंट आपने क्रेडिट करा था वो आपको यूटिलाइज करना है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग मशीनरी और प्लांट, एंड वो मशीनरी और प्लांट भी आपको पुट टू यूज कर देनी है विद इन द 3 ईयर्स ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब जो आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है उसके 3 साल के अंदर अंदर ही आपको वो अमाउंट यूटिलाइज करना है फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी और प्लांट, एंड वो मशीनरी और प्लांट आपकी पुट टू यूज भी हो जानी चाहिए विद इन दैट 3 ईयर्स का पीरियड, एंड अंटिल द एक्विजिशन ऑफ द मशीन, यानी कि जो 3 साल है जब तक आपने वो मशीनरी और प्लांट एक्वायर नहीं करते तब तक आप उसे अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, बट आप उसे यूज नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड और प्रॉफिट, रिटर्न्स आउटसाइड इंडिया एज प्रॉफिट, और फॉर द क्रिएशन ऑफ एनी एसेट आउटसाइड इंडिया। तो इन 3 रीजंस के लिए आप उसे यूज नहीं कर सकते। द पर्टिकुलर्स एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सीबीडीटी इन दिस बिहाफ हैज बीन फर्निश्ड बाय द एसएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ मशीनरी और प्लांट। यानी कि यहाँ पे सीबीडीटी ने कुछ बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें हमें सबमिट करनी है अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। तो डिटेल्स ऑफ द न्यू प्लांट मशीनरी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर ऑफ द न्यू प्लांट एंड मशीनरी, डेट ऑफ एक्विजिशन,
डेट ऑन विच न्यू प्लांट एंड मशीनरी वाज फर्स्ट पुट टू यूज। तो ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होंगी। सच पर्टिकुलर्स हैव टू बी फर्निश्ड अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच प्लांट और मशीनरी वाज फर्स्ट पुट टू यूज। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे मिस यूटिलाइज कर देते हैं या यूटिलाइज नहीं करते ये जो आपने रिजर्व के अंदर अमाउंट डाला था, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अमाउंट क्रेडिट टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिजर्व री इन्वेस्टमेंट अमाउंट हैज बीन utilized for any purpose other than those referred to in subsection 2. The amount so utilized shall be deemed to be the profit in the year in which such amount was so utilized and charged to tax accordingly. यानी कि अगर आप इसे किसी और पर्पस से यूटिलाइज कर देते हैं तो जिस ईयर में आप इसे किसी और पर्पस से यूटिलाइज करेंगे उसी ईयर में हम इसे आपकी इनकम मान लेंगे एंड ये टैक्सेबल हो जाएगा। एंड अगर मान लीजिए आप इसे यूटिलाइज ही नहीं करते, अनयूटिलाइज रह जाता है, तो आफ्टर 3 ईयर्स मतलब 3 साल कंप्लीट होते ही जो नेक्स्ट आपका प्रीवियस ईयर होगा उसके अंदर ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसके लिए हमें प्रॉफिट कंप्यूट कैसे करना है फ्रॉम द एक्सपोर्ट। तो सिंपल फॉर्मूला कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ द एसईजेड यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ द एसईजेड यूनिट। द प्रॉफिट्स एंड गेन ड्राइव फ्रॉम द ऑन साइट डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब मान लीजिए आपने जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो आप एसईजेड के अंदर बैठ के नहीं बना रहे बट आप ऑन साइट डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं, तो क्या वो भी आपकी ये एक्सपोर्ट टर्नओवर माना जाएगा एंड वो भी आपका डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। तो यस, यहाँ पे क्लैरिफाई करा गया द प्रॉफिट एंड गेन ड्राइव फ्रॉम द ऑन साइट डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग सर्विस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट एंड गेन ड्राइव फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट टर्नओवर के लिए कहने का मतलब क्या है। इट मीन्स द कंसिडरेशन रिसीव्ड इन इंडिया और ब्रॉट इनटू इंडिया, यानी कि कंसिडरेशन इंडिया के अंदर मिला हो या कंसिडरेशन इंडिया के अंदर ले आए हो बाय द एसएससी इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट बाय द अंडरटेकिंग बीइंग द यूनिट ऑफ आर्टिकल और थिंग्स और सर्विसेज। ठीक है। तो आपने एसईजेड से जो भी कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल वगैरह आपने कोई ट्रांसफर करा था एंड उसकी जो आपको इनकम है वो या तो इंडिया के अंदर रिसीव हुई है या आपने इंडिया के अंदर ले आए हो एक्सपोर्ट इनकम, तो हम उसे एक्सपोर्ट टर्नओवर मानते हैं। बट एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस एंड इंश्योरेंस चार्जेस ये 3 चीजें ऐड नहीं होती। एंड एक्सपेंसेस इंकर्ड इन फॉरेन एक्सचेंज इन रेंडरिंग ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आउटसाइड इंडिया। अगर इस टाइप के कोई एक्सपेंस आपने इंकर करे हैं फॉरेन एक्सचेंज में आउटसाइड इंडिया तो वो भी आपके एक्सपोर्ट टर्नओवर के अंदर ऐड नहीं होते। एंड इस पर फिर सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन आया था कि जो 3 खर्चे थे हमारे फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंश्योरेंस, ये ना ही एक्सपोर्ट टर्नओवर का पार्ट बनेंगे एंड ना ही इंपोर्ट टर्नओवर का टोटल टर्नओवर का पार्ट बनेंगे। तो मतलब टोटल टर्नओवर कंप्यूट करते टाइम पे भी हम इन सभी एक्सपेंसेस को, जो 4 एक्सपेंसेस हम एक्सपोर्ट टर्नओवर में से एक्सक्लूड करते हैं, ये चारों एक्सपेंसेस हमारे टोटल टर्नओवर कंप्यूट करते टाइम पे भी एक्सक्लूड होंगे। अब क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो जो भी बिजनेस लॉस वगैरह होते हैं वो आपके सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड होने के लिए एलिजिबल हैं। आपको यहाँ पे एक सीए से एक रिपोर्ट फर्निश करनी होती है ऑन 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एज स्पेसिफाइड अंडर 139 सबसेक्शन 1 की आपने जो भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिडक्शन हम ये मानेंगे कि जो आपका डेप्रिसिएशन था वो नोशनल डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होता रहा एंड जब ये आपके 15 साल के बाद हम प्लांट एंड मशीनरी की WDV निकालेंगे तो वो इसी हिसाब से निकालेंगे कि आपको ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर टाइम भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ होता रहा था। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA और 80IB शैल बी अलाउड इन रिलेशन टू द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द अंडरटेकिंग। एंड अगर मान लीजिए किसी पर्सन की एक एसईजेड अंडरटेकिंग है एंड एक नॉन एसईजेड अंडरटेकिंग है एंड वो एसईजेड अंडरटेकिंग से नॉन एसईजेड अंडरटेकिंग को कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करता है एंड बट वो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता है नॉट एट मार्केट वैल्यू, तब भी जो हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे एलिजिबल अंडरटेकिंग का तो हम इसी हिसाब से निकालेंगे कि अगर वो मार्केट वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर हुआ होता। In case of exceptional difficulty in this regard, the profit shall be computed by the AO on a reasonable basis as he may deem fit. अगर मान लीजिए आप ये मार्केट वैल्यू वगैरह नहीं निकाल पा रहे तो फिर AO को ठीक लगता है उसके हिसाब से वो आपका प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। एंड सेम अगर मान लीजिए आपकी ही 2 अंडरटेकिंग नहीं है बट आप अपनी अंडरटेकिंग से एलिजिबल अंडरटेकिंग से किसी नॉन एलिजिबल अंडरटेकिंग के साथ ये ट्रांजेक्शन करते हैं नॉट एट मार्केट वैल्यू, तो उसके लिए भी सेम प्रोविजन से अप्लाई होंगे कि हम आपकी प्रॉफिट टाइप से निकालेंगे कि आपने वो मार्केट वैल्यू पे करा है एंड अगर वो नहीं निकलता तो फिर AO को भी जो लगता है वो AO से मान सकता है प्रॉफिट। वेयर अ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज क्लेम्ड एंड अलाउड इन रिलेशन टू एनी स्पेसिफाइड बिजनेस एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। अगर मान लीजिए कोई 10AA की डिडक्शन ले लेता है तो उसके बाद वो 35AD की बेनिफिट नहीं ले सकता। डिडक्शन अलाउेबल इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड डीमर्जर। अगर मान लीजिए इसके बीच में जो आपका 15 साल का टाइम पीरियड था उसी के बीच में एंटिटी का अंडरटेकिंग का अमलगमेशन और डीमर्जर हो जाता है तो क्या होगा, तो जो अमलगमेटिंग कंपनी होगी उसे कोई यहाँ पे उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, बट जो अमलगमेटेड और रिजल्टिंग कंपनी होगी उसे डिडक्शन मिलेगी जैसे कि कोई अमलगमेशन वगैरह हो गई नहीं है तो उसे डिडक्शन नॉर्मल तरीके से मिलती रहेगी।
तो ये यहाँ पे आप एक इलस्ट्रेशन देख लेना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे छोटी सी इलस्ट्रेशन है, मैं ही आपको करवा देता हूँ कि टोटल टर्नओवर थी SEZ की 100 लाख की, उसमें से प्रॉफिट था 30 लाख यानी कि 30% प्रॉफिट है, एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर है 50 लैक्स की। तो यानी कि एक्सपोर्ट टर्नओवर के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ, 50 का 30% यानी कि 15 लाख रुपीज़ का। तो अब यहाँ पे आपको 15 लाख रुपीज़ आपकी डिडक्शन हो जाएगी। एंड ये जो आपकी नॉन SEZ यूनिट, नॉन SEZ एरिया के अंदर जो भी आपके टर्नओवर वगैरह है, तो इनके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं मिलती टेंडर वाले की। तो ये यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे एलिजिबल डिडक्शन आपको 15 लाख रुपीज़ के, नॉन डिडक्शन अंडर टेंडर इज अलाउएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस यूनिट बी लोकेटेड इन DTA। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑन अलाउएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। अभी यहाँ पे सेक्शन 14 में बात करता है कि जो आपकी एग्जाम्प्ट इनकम्स हैं, अब उस एग्जाम्प्ट इनकम के रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंडिचर है, तो आइडियली वो भी आपके अलाउ नहीं होनी चाहिए। एंड बड़ी ही ऑब्वियसली वाली बात है कि अगर आपकी इनकम ही एग्जाम्प्ट है तो आपकी एक्सपेंडिचर्स भी आपको अलाउ नहीं होने चाहिए। एज पर सेक्शन 14 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्री, एक्सपेंडिचर incurred in relation to any exempt income is not allowed as deduction while computing income under any of the 5 heads of the income। ठीक है, तो आपको वो एग्जाम्प्ट इनकम से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो अलाउ नहीं होंगे। द AO इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred in relation to such income which does not form part of the total income in accordance with the such method as may be prescribed। तो AO डिटरमाइन कर सकता है। अब AO कब डिटरमाइन करेगा, तो AO तब डिटरमाइन करेगा या तो he is not satisfied with the correctness of the claim of the assessee। अगर मान लीजिए assessee बोलता है कि भाई देखिए मेरी इस इनकम की, जो मेरी 100 रुपये की एग्जाम्प्ट इनकम थी, इसके परसेंट मेरे 10 रुपये की ही खर्चे हैं इस एग्जाम्प्ट इनकम से रिलेटेड, बट AO इस बात से सेटिस्फाई नहीं है कि वो 10 रुपये हैं, तो उस केस में AO ये अपना जो मेथड प्रेस्क्राइब है उससे एक्सपेंडिचर निकाल सकता है। और अगर यहाँ पे SSC बोलता है कि देखिए जी जो मेरी 100 रुपये की एग्जाम्प्ट इनकम थी, इसे कमाने के लिए तो मेरे कोई एक्सपेंस ही नहीं हुए, तो फिर इस केस में AO यहाँ पे मेथड लगाकर एक्सपेंडिचर निकाल सकता है। तो वो मेथड कहाँ लिखा है, मेथड लिखा है रूल 8D के अंदर। तो इफ द AO हैविंग रिगार्ड टू द अकाउंट्स ऑफ द SSC ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज नॉट सेटिस्फाइड with the correctness of the claim of expenditure by the SSC or the claim made by the SSC that no expenditure has been incurred for running exempt income, तो क्या हमें फॉर्मूला लगाना होता है, यहाँ पे क्या रूल लिखा है, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली रिलेटिंग टू द इनकम विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। तो जो कि एक्सपेंडिचर है कि जो डायरेक्टली ही एट्रीब्यूटेबल है एग्जेम्प्ट इनकम के लिए, तो पहले तो आप उसे अलग कर देंगे कि हाँ ये तो आपका डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर है ही, एंड जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, and amount equal to 1% of the annual average of the monthly average of the opening and closing balance of the value of investment income from which does not form part of the total income। यानी कि जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो आप पहले उसका मंथली एवरेज निकालेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग के हिसाब से। तो आपने क्लोजिंग लिया, ओपनिंग लिया, उसका एवरेज, तो पहले आपने ऐसे मंथली एवरेज निकाला, फिर उन मंथली एवरेजेस का आपने एनुअल एवरेज निकाला, फिर उसका 1% यानी कि अमाउंट इक्वल टू 1% ऑफ द एनुअल एवरेज ऑफ मंथली एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ आया आपको। तो अब हाउएवर द अमाउंट रेफर टू इन क्लोज 1 and 2 शैल नॉट एक्सीड द टोटल एक्सपेंडिचर। अब मान लीजिए एसएससी ने टोटल एक्सपेंडिचर ही 100 रुपये का क्लेम करा है एंड ये 1% एंड वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल के हिसाब से आपका 150 आ जाता है, तो यहाँ पे आप 150 डिसअलाउ नहीं कर सकते, मैक्सिमम आप 100 रुपये तक ही डिसअलाउ कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने टोटल क्लेम ही 100 रुपये करा था। ओके, सो इसी के साथ हमारे चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। एंड प्लीज़ आप ये सभी इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस इस चैप्टर की सॉल्व कर लीजिए एंड आप अच्छी तरीके से हमारे कंसेप्ट वीडियो को देखकर आप कंसेप्ट्स को रिवाइज करिए, 3-4 बार वीडियोस को देखिए, रिवाइज करिए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए। एंड आप बिल्कुल भी डिले मत करिए अपनी तैयारी के लिए। आप ऐसा मत सोचिए कि अभी एग्जाम्स के लिए टाइम है तो बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होता, सब कुछ आपको अभी से ही करते हुए चलना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस, टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन, क्योंकि ICI के स्टडी मैट के अगर आप क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आपको केवल ICI का स्टडी मैट ही फॉलो करना है, ICI के स्टडी मैट से बेटर कुछ नहीं है आपके लिए, सबसे बेस्ट बुक है ये आपको पढ़ने के लिए। तो प्लीज़ आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ हमें फीडबैक जरूर दीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9634679382, ठीक है। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बाय, साइनिंग ऑफ।